हेलो दोस्तों, मैं वैभव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बिहार बोर्ड आर्ट्स ज्ञानकुल में। जैसा कि इससे पहले मैंने आपके विषय का प्रथम भाग का डिस्कशन आपसे कर चुका हूं सिलेबस का, और आज मैं लेकर के आया हूं आपके दूसरे भाग स्वतंत्र भारत में राजनीति। इसके बारे में हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, कैसे पढ़ना है, पूरा आपको शून्य से शिखर तक लेके चलेंगे। अब इसमें जैसे देखिए, आपके प्रथम अध्याय की बात करें, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। अब राष्ट्र निर्माण की चुनौती आप इससे अंदाजा ये लगा सकते हैं कि जैसे भारत का जब विभाजन हुआ, विभाजन के समय जिस तरह की परिस्थितियां थी, उस परिस्थिति में नए राष्ट्र का निर्माण करना कितना कठिन हो सकता है, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसमें हम आपको बहुत गहराई तक लेके चलेंगे, और इसके अंतर्गत जो हम टॉपिकों की चर्चा करेंगे उनमें से पहला टॉपिक ये है नए राष्ट्र की चुनौतियाँ। अब जैसा कि चुनौती के शब्द आप समझ रहे हैं, और इस पर आपका ये अध्याय पूरा एक तरह से डिपेंड रहेगा, और जिस तरह का हमें इसमें सामना देखना पड़ेगा, हम आप बिल्कुल पृष्ठभूमि से लेकर चलेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हम उस स्थिति में अभी हैं, चल रहे हैं, तो प्रैक्टिकली आपको लेकर चलेंगे। और उसके बाद विभाजन देखेंगे। 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि 1947 की बात है। उस समय विभाजन, जो दुखदायी विभाजन हुआ सभी के लिए, तो उस समय स्थितियाँ कैसी बनी और क्या आखिर कारण रहे कि विभाजन तक बात पहुँच आई, तो इसकी हम चर्चा गहनता से करेंगे। उसके बाद विभाजन के परिणाम क्या हुए, इसके जो दुष्परिणाम हुए, केवल परिणाम नहीं दुष्परिणाम हुए, तो इसके बारे में जब हम आपको पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत निराशा भी होगी कि हाँ, हमें भूतकाल में ऐसा इतिहास में देखने को मिला है। तो निश्चिंत रहिएगा, बहुत गहराई से पढ़ेंगे इसको हम। अब इसमें अगला टॉपिक है रजवाड़ों का विलय। जिस समय बंटवारा हुआ उसके बाद की अगर बात करें तो उस समय 565 लगभग रजवाड़े थे भारत में। अब उनको इकट्ठा करना, आप समझ रहे हैं क्या, एक बहुत ही चैलेंजिंग मूवमेंट रहा होगा। उसको कैसे इकट्ठा किया जाए, उनमें से कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चुनौती है कि ये भी थी। ठीक, तो इसके बारे में हम बहुत अच्छे से जानेंगे। और उसके बाद राज्यों का पुनर्गठन। अब राज्यों का पुनर्गठन, अब राष्ट्र निर्माण के लिए केवल इतना ही करना तो रजवाड़ों को इकट्ठा करना ही तो काफ़ी नहीं है, राज्यों का गठन भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए कैसे कैसे समितियां आई, कैसे कैसे कार्य हुए, ठीक, पहला राज्य कैसे गठित किया गया, किस आधार पर गठित किया गया, वो सब हम आपको गहराई से चर्चा में बताएंगे। अब हम आते हैं दूसरे अध्याय पर। दूसरा अध्याय आपके देखने को मिलेगा आपको एक दल के प्रभुत्व का दौर। अब आज़ादी के बाद, उसके पहले से चले आ रहे थे, जैसे कि हम राजनीतिक पार्टियां देखेंगे, और उस समय आज़ादी के समय से लेकर के उसके करीब लगभग आप समझ लीजिए कि 3 आम चुनावों तक, लगभग मान के चलिए कि 1952 से लेकर के 1967 तक जिस तरह से एक दल का प्रभुत्व रहा वो हम पढ़ेंगे, और उसमें लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौतियाँ भी रही। अब पहला दल जो सत्ता में आया, अब कहीं ना कहीं तो जिम्मेदारी उसकी होगी, कैसे क्या लेकर चलना है देश को। तो लोकतंत्र कैसे स्थापित किया जाए इसके बारे में भी देखेंगे, कैसे स्थापित किया गया, कैसे इसको चुनौती का सामना किया गया। अब जैसे कि उस समय संविधान बनकर तैयार हुआ आज़ादी के बाद, अब एक लोकतांत्रिक संविधान दे देना ही तो एक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो जाएगी, उसके लिए कुछ कार्य भी करने पड़ेंगे। तो वो सब हम देखेंगे कैसे क्या करना हुआ। अब उसके बाद देखेंगे कांग्रेस का प्रभुत्व। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि 3 आम चुनावों में लगातार एक पार्टी का दबदबा रहा, मतलब कि कांग्रेस का प्रभुत्व कैसे ही बरकरार रहा। ठीक, तो हम इसको गहराई से पढ़ेंगे। कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति क्या रही, क्या ये सबको एक धारा में लेकर चलना चाहते थे, अलग लेकर चलना चाहते थे, क्या प्रकृति रही, इसके बारे में हम आपको जब पढ़ाएंगे तब इसको बताएंगे। अब चौथा टॉपिक इसमें सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी नाम से आप समझ पा रहे होंगे, और इसके बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, इसके बारे में जब पढ़ाऊंगा तो गहनता से बताऊंगा, क्योंकि अगर अभी कुछ बताऊंगा तो आपका क्या है कि उत्साह खत्म हो जाएगा। तो उस समय हम बहुत अच्छे से इसको एकदम प्रैक्टिकली पढ़ेंगे, मैपिंग करके कहाँ कहाँ क्या रहा इसका सब कुछ बढ़िया से। अब इसमें जो आखिरी टॉपिक है विपक्षी पार्टियों का उद्भव। अब जैसे कि मैंने इसमें कांग्रेस का प्रभुत्व जब बताया, आपको नाम लिया, मैंने क्या कहा उस समय 3 आम चुनावों की बात की थी। तो कहीं ना कहीं जब नई पार्टियों का, विपक्षी पार्टियों का उद्भव हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके जिस पार्टी का प्रभुत्व था वो धीरे धीरे
वो नीचे गिरने लगा, तो नई पार्टी का उद्भव होने लगा। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्या कौन सी पार्टी आई उद्भव में, कौन कौन खड़े हुए, कौन कौन राजनेता आए, सब के बारे में चर्चा हम करेंगे। अब आते हैं तीसरे अध्याय पर। तीसरे अध्याय पर क्या है? नियोजित विकास की राजनीति। नियोजित विकास की राजनीति, ये अध्याय देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है, जिसमें कि हम पढ़ेंगे राजनीतिक फैसले और विकास। अभी भी बात कर रहे हैं राष्ट्र निर्माण की ही, उसी से सब जुड़े हुए आप देख रहे हैं। आज़ादी के बाद, मतलब विभाजन के बाद जिस स्थिति में चल रहा था देश, उसमें राजनीतिक फैसले बहुत अहम मायने रखते थे, ठीक। और विकास को लेकर के क्या क्या कार्य किए गए उस समय। अब सोचिए उस समय जो लोग थे उन पर कितना दबाव रहा होगा देश को चलाने में। उसके बाद दूसरा आता है योजना आयोग। इसमें योजना आयोग की क्या अहम भूमिका रही है, इसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद शुरुआती कदम क्या रहे हैं जो देश के लिए बहुत मददगार साबित हुए हैं, क्या उससे कुछ ऐसे कदम हुए हैं जिससे देश को नुकसान हुआ है, फ़ायदा हुआ है, सब हम देखेंगे। और उसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसके बारे में तो आप पढ़े होंगे, इससे पहले भी सुने होंगे बहुत अच्छे से। जितनी भी पंचवर्षीय योजना आई हम सब की चर्चा करेंगे, आप परेशान मत रहिएगा। और उसके बाद औद्योगिकरण की तेज रफ्तार, ठीक, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में आपको हम एक अलग से टाइम देंगे, इस पर हम अच्छे से गहनता से 2 से 3 दिन तक चर्चा करेंगे, इसमें डीप जाना पड़ेगा आपको। आते हैं अगले अध्याय पर, भारत के विदेश संबंध। भारत के विदेश संबंध विभाजन के बाद जिस तरह से स्थापित हुए थे, ठीक, जिस तरह से हम लेकर के चल रहे थे, उस समय कई रणनीतियों के बारे में भी जिक्र किया जाता है, कैसे नीतियाँ बनाई गई, विदेश नीतियाँ। और उसमें आप जवाहरलाल नेहरू अपने प्रथम प्रधानमंत्री का क्या अहम भूमिका रही है, इसके बारे में देखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं विदेश संबंध में उनका नाम पहले आता है। और उसके अंदर टॉपिक हम देखेंगे संवैधानिक सिद्धांत। संवैधानिक सिद्धांत क्या रहे हैं, इसके प्रिंसिपल क्या रहे हैं, ये देखेंगे। गुट निरपेक्षता की नीति देखेंगे और नेहरू की भूमिका देखेंगे। ये देखिए आ गए ना टॉपिक, इससे पहले ही मैंने बोल दिया था। नेहरू की भूमिका क्या रही, इसके बारे में हम देखेंगे। चीन के साथ शांति और संघर्ष, चीन के साथ शांति और संघर्ष, इससे पहले भी हमने पिछले वीडियो में हमने आपसे चर्चा की थी। चीन के साथ कैसा संबंध रहा, संघर्ष रहा, ये हम पहले भाग में भी आपको दिखाएंगे और यहाँ उससे कुछ अलग हट के बताएंगे आपको। अब उसके बाद पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति, ये आपको वर्तमान स्थिति से भी अंदाज़ा पड़ जाएगा। और शुरू से विभाजन के साथ तो रहा ही है शुरू से, तो तब से कुछ अभी खैर कुछ बदला नहीं है, सेम वैसे ही चला आ रहा है। भारत की परमाणु नीति, परमाणु नीति क्या रही है, इसके बारे में बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। आप इसमें कहीं भी ये नहीं पाएंगे कि हाँ कहीं हम भटक रहे हैं या कहीं मज़ा नहीं आ रहा है। बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। अगला अध्याय है आपका कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना, ठीक। अभी तक मैंने बताया जब बीच में नई पार्टियों का उद्भव हुआ, ठीक, और शुरुआती दौर में भी ऐसा रहा, कहीं ना कहीं रफ्तार धीमी तेज होती रही है। और उसके बाद इसमें आकर के जब राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौतियां का सामना करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं इसमें उत्तराधिकार को लेकर के एक दूसरे में जो प्रसिद्ध राजनेताएं थे, प्रसिद्ध राजनेताओं में कुछ अनबन चालू हुई। तो प्रधानमंत्री पद को लेकर के कई सारे ऐसे पद हुए हैं, तो उसमें हम आपको लेके चलेंगे, उसमें चर्चा करवाएंगे आपसे। और उसके बाद चौथा आम चुनाव 1967। मैंने इससे पहले 1952 से लेकर के 1967 की चर्चा भी की पहले अध्याय में। अब हम देखेंगे चौथा आम चुनाव, 1967 तक तीसरा आम चुनाव ख़त्म। अब 1967 में चौथा आम चुनाव होता है, इसमें क्या अहम भूमिका रही है और क्या कुछ हुआ इसमें देखेंगे। कांग्रेस में विभाजन, अब इसके बाद कांग्रेस में विभाजन होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। 1971 का आम चुनाव और कांग्रेस का पुनर्स्थापन। 1971 का चुनाव, 1971 आप कई जगह सुने होंगे, कई जगह पढ़े होंगे, मेरे कहने का मतलब है। तो 1971 अपने आप में एक
बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, और इसमें कई ऐसे कार्य भी हुए हैं और कई ऐसे फैसले भी लिए गए हैं जिनको आप अगर देखेंगे तो उसको एक एक टॉपिक आप अलग से बनाकर पढ़ सकते हैं। ऐसे ऐसे इसमें बातें हैं। ठीक, वो सब हम चर्चा करेंगे। आते हैं अगले अध्याय पर। अगला अध्याय है हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था पर क्या संकट, कैसे संकट, ये सब हम चर्चा करेंगे। जैसे कि अभी 1971 की बात हो रही थी, उसके आसपास के दशक आप देखेंगे तो एक ये बहुत ही समझ लीजिए कि चैलेंजिंग मूवमेंट रहा है। ठीक, तो आपको जितना कुछ उथल पुथल देखने को मिलेगा इन लेकर के 70 से 80 के दशक के बीच में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, बहुत उथल पुथल देखने को मिलेगी, जिसमें से आपातकाल की पृष्ठभूमि आपको बताएंगे। ये बहुत अहम भूमिका उसमें निभाता है। आपको समझ लीजिए कि ये टॉपिक आपका काफ़ी बड़ा होने वाला है। और आपातकाल की घोषणा कब हुई, कैसे हुई, क्या कारण थे, ये सब देखेंगे। आपातकाल के बाद की राजनीति, आपातकाल के बाद राजनीति में कितना बदलाव आया, स्थिति में कितनी बदलाव आई, सब हम देखेंगे। और उसके बाद लोकसभा के चुनाव 1977, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कहीं ना कहीं इमरजेंसी के बाद की जो राजनीति की बात कर रहा है, इसकी झलक आपको इसमें देखने को मिलेगी। ठीक, बहुत अच्छे से झलक दिखाएंगे इसमें हम। आते हैं अगले अध्याय पर। जन आंदोलनों का उदय। जन आंदोलनों का उदय, इसमें क्या है, जन आंदोलनों की प्रकृति हम देखेंगे, क्या प्रकृति रही है। दलित पैंथर्स देखेंगे। ये जितने भी टॉपिक आपको दिख रहे हैं इस अध्याय में, सब एक दूसरे के कहीं ना कहीं आपको पूरक लगेंगे जब पढ़ाया जाएगा। आपको हम एक दूसरे के पैरेलल लेके चलेंगे। जितने भी आंदोलन हुए हैं, कहीं से आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ पढ़ने में हमको टफ लग रहा है या बहुत ज़्यादा हमको ये कठिनाई लग रही है पढ़ने में, कुछ नहीं, बहुत ईजी तरीके से आपको पैरेलल में ले करके चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में भी आएगा। और ये भारतीय किसान यूनियन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसके बारे में मसला काफ़ी आपको देखने को मिलेगा। और ताड़ी विरोधी आंदोलन, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, देखेंगे आगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसकी तो चर्चा आप बहुत इससे पहले ही पढ़े होंगे और इसकी चर्चा सुने भी होंगे बहुत। आपका अगला अध्याय है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। क्षेत्रीय शब्द से आप समझ रहे होंगे किसकी बात हो रही है। ठीक, इसमें क्या है, इसको लेकर के भारत का नज़रिया क्या रहा है। ठीक, भारत का नज़रिया, और जिसमें से आपको जम्मू एवं कश्मीर, जम्मू और कश्मीर क्षेत्र की आप देखेंगे राजनीति या फिर उसकी जो भूमिका रही है शुरू से लेकर के 2019 तक की क्या रही है, उसके बाद की क्या अब चल रही है, सब बताएंगे हम। 2019 तक की इसकी भूमिका दिखाएंगे आपको, संविधान में क्या भूमिका है, हमारे राजनीति के उथल पुथल में क्या इसका अहम भूमिका है, सब बताएंगे आपको। और इसी तरह सेम पंजाब की, पंजाब में भी आपको लेकर के चलेंगे, पंजाब में बताएंगे आपको क्या है। उसके बाद पूर्वोत्तर देखेंगे हम, पूर्वोत्तर की भी इस समय कुछ कहानी अलग चल रही है। ठीक, आपको सब उस समय से लेकर के आपको वर्तमान तक पूरी स्थिति बताई जाएगी। बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन, बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन कैसे चला, बाहरी लोग कौन थे वो पता चलेगा आपको उसमें, किसके खिलाफ आंदोलन हुआ। ठीक, अंदाज़ा लगा सकते हैं बाहरी लोग आखिर कौन थे जिनके खिलाफ आंदोलन यहाँ करना पड़ा। ठीक, घबराइएगा मत, जल्दी इसको लेकर के आएंगे। अगला टॉपिक है समाहार और राष्ट्रीय अखंडता। समाहार और राष्ट्रीय अखंडता, शब्द बिल्कुल साफ है। ठीक, इसमें आपको बहुत कुछ टटोलने की ज़रूरत नहीं है। इसके पहले जितनी चर्चाएं होंगी आपको इसमें लगेगा कि हाँ ये कहीं नया कोई शब्द आया ही नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़ते हुए चले आएंगे एक के बाद एक दूसरी कड़ी के साथ। ठीक, घबराइएगा मत। अब ये आपका अंतिम अध्याय है, दूसरे भाग का अंतिम अध्याय, भारतीय राजनीति नए बदलाव। अब भारतीय राजनीति में नए बदलाव क्या हुआ, मैंने इससे पहले अभी अध्याय में चर्चा किया। 1970 से लेकर के 1980 के दशक में क्या रहा है। अब यहाँ पर देखिए 1990 का दशक, 1990 का दशक क्या, ये नए बदलाव में इसको क्यों जोड़ रहा है। इसमें नए बदलाव जब शीर्षक आया तो उसमें 1990 का दशक क्यों लाया गया। ठीक, ये हम देखेंगे। उसके बाद गठबंधन का युग, अब
किसी एक पार्टी को ख़त्म करने के लिए या फिर उसको चैलेंज करने के लिए किस तरह से गुट बनाए गए, किस तरह से गठबंधन किए गए, ये आप देखेंगे, गठबंधन युग। अब अन्य पिछड़ा वर्ग और का राजनीतिक उदय। 1990 के दशक के पहले आप देखेंगे अन्य पिछड़ा वर्ग कहाँ था, ठीक, या फिर अन्य और वर्ग जो थे वो कहाँ थे। उसके बाद 1990 के दशक में धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ता गया और दूसरे वर्ग निकल के ऊपर उत्थान होने लगा, और जिस तरह से जो शुरू से प्रयास किए जा रहे थे सबको समांतर रेखा में लाने के लिए, वो धीरे धीरे जाके कहीं आप उसकी झलक यहाँ 1990 के दशक में आप देख पाएंगे। उसके बाद मंडल आयोग क्यों आया, क्या कार्य थे, इसने क्या किया, इसकी क्या भूमिका रही, सब देखेंगे हम। एक नई सहमति का उदय हुआ, वो सहमति क्या थी, बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, आपको उसी समय बताएंगे, ठीक। इसमें खैर अभी समय है क्योंकि इससे पहले आपको 8 अध्याय देखने हैं, ठीक, तो यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी समय आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं, हम जल्द से जल्द आपके पास आते रहेंगे वीडियो लेकर के, तो घबराइएगा नहीं, हम तैयार करते रहेंगे आपको, बिल्कुल आपके एग्ज़ाम की बिल्कुल अच्छे से तैयारी होगी। हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का मैं आपके लिए PYQ लाऊंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस लाऊंगा, MCQ लाऊंगा, आप उसके लिए परेशान मत रहिएगा। जैसा भी होगा, जैसे क्वेश्चन होंगे आप कमेंट के थ्रू भी हमसे बता सकते हैं, ठीक। जैसे जैसे टॉपिक चलते रहेंगे आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम करते रहेंगे, केवल हम ही नहीं, केवल इसी विषय की बात नहीं है, आपके सारे जितने भी विषय हैं हमारी पूरी टीम लगातार लगी हुई है। आप परेशान मत होइएगा, जहाँ कहीं भी दिक्कत आती है किसी भी सब्जेक्ट में आप कमेंट करिए। अगर आप हम इस विषय में भी कमेंट करते हैं तो भी ऐसा नहीं है कि अगर आपको किसी और विषय में, अन्य विषय में अगर दिक्कत हो रही है तो वो भी समाधान होगा, परेशान मत रहिएगा, ठीक। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।